दोस्तों कहते हैं दुनिया में विश्वासी तो बहुत लोग होते हैं, पर कभी कभी विश्वासी ही आपके विश्वास का खून कर देते हैं। तभी तो कहते हैं अविश्वासी का विश्वास नहीं करना चाहिए और विश्वासी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विश्वासी है तो उसकी बीच बीच में परीक्षा लेते रहना चाहिए। दोस्तों, किस विश्वासी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, यह कहानी आपको जीवन जीने की ढेर सारी प्रेरणा देकर जाएगी, इसलिए इस कहानी को समय मिलने पर पूरा सुना। दोस्तों, एक जंगल में एक नाग और नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक दिन वह नाग और नागिन भोजन की तलाश में घूम रहे थे। उस दिन नागिन ने उस जंगल में एक असहाय लड़की को भटकते हुए देखा। तो नागिन नाग से पूछती है, स्वामी, ये लड़की अकेली इस जंगल में क्यों भटक रही है? तब नाग उस नागिन को उस असहाय लड़की की दुख भरी कहानी सुनाता है। नाग कहता है कि हमारे पास के ही राज्य में राजा वीरभद्र नाम के राजा राज्य करते हैं। वह राजा स्वभाव से बहुत ही सनकी है। कुछ वर्ष पहले की बात है, एक बार राजा भ्रमण करते करते जंगल में पहुंच गए। जंगल में घूमते घूमते उनकी भेंट एक सन्यासी से होती है। वह सन्यासी एक पाखंडी था। राजा साधु संतों पर बहुत भरोसा किया करता था। उस साधु को देखकर राजा के मन में कुछ जिज्ञासा उठी। राजा ने उस सन्यासी को अपना परिचय दिया और उस पाखंडी साधु से पूछने लगे कि साधु महाराज, आप बहुत पहुंचे हुए मालूम पड़ते हैं। मेरी रानी इस समय गर्भवती है और मैं जानना चाहता हूं कि उसकी कोख से पुत्र होगा या पुत्री। सन्यासी ने कहा, राजन, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम्हारी रानी की कोख से पुत्र होगा या पुत्री, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर तुम्हारी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सन्यासी की यह बात सुनकर राजा बड़ा भयभीत हो गया और सोचने लगा कि अगर मेरी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दे दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। यही बात सोचकर राजा को बेटी के नाम से नफरत होने लगी। उसने अपनी रानी से कहा कि भूल से भी हमारे घर में पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर हमारे घर में पुत्री पैदा हुई तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा और उस पुत्री को भी मार डालूंगा। राजा की यह बात सुनकर रानी डर गई। वह जानती थी कि राजा बड़ा ही जिद्दी है। अगर पुत्री का जन्म हो गया तो उसे मरवा सकता है। अब तो रानी रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मुझे पुत्री मत देना, वरना राजा उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। नाग नागिन से कहता है कि देखो, भगवान की कृपा से राजा वीरभद्र की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर रानी और राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा तो इसलिए प्रसन्न हुआ कि पुत्री ना हुई, किंतु रानी इसलिए प्रसन्न हुई कि अगर पुत्री होती तो कन्या हत्या का दोष लगता। नाग आगे कहता है कि कुछ समय बाद रानी फिर से गर्भवती हो गई और जब बच्चे का जन्म होने का समय आया तो उस दौरान राजा को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ गया और उसे लौटने में कई दिन लगने वाले थे। तो राजा रानी से कहता है, रानी, यदि तुम्हारे गर्भ से बेटी का जन्म हो तो उसे मरवा देना। मैं बेटी की सूरत नहीं देखना चाहता। इतना कहकर राजा तो चला गया। इधर राजा को अपने नगर लौटने में कई माह का समय लग गया, लेकिन इसी दौरान रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। अब जिस बात का डर था वही हो गया। बेटी को देखकर रानी घबरा गई। सोचने लगी कि राजा के आदेश के अनुसार बेटी की हत्या करनी होगी।
रानी के लिए यह बहुत ही मुश्किल घड़ी थी। अब तो बेटी को देखकर रानी एकदम से रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कन्या हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है। अब रानी बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुकी थी। रानी को रोता हुआ देखकर रानी की दाई पूछने लगी, रानी, घर में पुत्री हुई है, यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात, पर आप तो रो रही हैं। इसका क्या कारण है? क्या कोई अनहोनी हो गई? रानी बोली, जो नहीं होना चाहिए था वही तो हो गया। अब रानी ने दाई को पूरी बात बताई कि हमारे महाराज ने इस कन्या को मारने का आदेश दिया है। अब आप ही बताइए कि मैं इस बच्ची की जान कैसे ले लूं? तब दाई ने रानी से कहा, हे रानी, तुम चिंता मत करो। तुम राजा से कह देना कि मैंने बेटी को मरवा दिया है। मैं तुम्हारी बेटी को सबके सामने मारने के लिए ले जाती हूं, लेकिन मैं इसे मारूंगी नहीं, बल्कि इसे मैं पाल लूंगी। अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि यह बच्ची मेरे भाई की लड़की है। मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगा। रानी सोचने लगी कि यह बेटी भले ही मुझे देखने को ना मिले, लेकिन कम से कम जीवित तो बनी रही। इस प्रकार रानी उसकी बातों से सहमत हो जाती है। रानी कहती है, ठीक है, तुम इसके पालन पोषण को लेकर तुम निश्चिंत रहो। रानी ने कुछ आभूषण अपनी पुत्री के पालन पोषण के वास्ते उस दाई को दे दी और दाई से रानी ने कहा कि मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हें इससे भी अधिक धन दूंगी, लेकिन मेरी बेटी का यह सच कभी खुलने मत देना। फिर नाग आगे कहता है कि इतना समझाने के बाद में रानी ने अपनी बेटी को दाई के हवाले कर दी और धीरे धीरे करके पूरे राज्य में यह खबर फैला दी कि दाई ने ले जाकर उस बच्ची को मार दिया और उसे जमीन में दफना दिया। अब इधर उस बेटी को ले जाने के बाद दाई ने उस बेटी का बहुत अच्छे ढंग से पालन पोषण करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद राजा राजमहल में लौट कर आया तो राजा के लिए भी यही बात बताई गई कि आपके जाने के बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया और उस बेटी को आपके आदेश के अनुसार मारकर जमीन में दफना दिया है। यह सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। इधर रानी को जब कभी अपनी बच्ची को देखने की इच्छा होती तो दाई उसे लेकर राजमहल में चली आती। अपनी बच्ची को देखकर रानी को बड़ा सुकून मिलता था। रानी उस दाई को खूब सारे रत्न आभूषण दे दिया करती थी। इधर रानी के आदेश के अनुसार उस दाई ने बेटी की परवरिश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। अब तो धीरे धीरे करके वह बच्ची बड़ी होने लगी। आगे नाग कहता है कि राजमहल में उसका पालन पोषण नहीं हुआ था। उसका पालन पोषण एक गरीब दाई के घर में हुआ था, पर फिर भी वह एक सुंदर राजकुमारी की तरह दिखती थी। धीरे धीरे उसे राजमहल ले आना बंद कर दिया। वह पूरे दिन दाई के घर में ही रहती। अब एक दिन क्या हुआ कि राजा वीरभद्र अपने नगर का भ्रमण कर रहा था। जब उसकी सवारी उस दाई के घर के सामने से होकर निकली तो वह कन्या अपने घर की छत पर खड़ी होकर स्नान करने के बाद अपने केसों को सुखा रही थी। हाथी पर बैठे हुए राजा वीरभद्र की अचानक उस कन्या पर नजर चली गई। उस कन्या को देखकर राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री, यह राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या कौन है? इसका पता लगाओ। मंत्री ने तुरंत पता लगाकर राजा को बताया, महाराज, यह कन्या एक बूढ़ी औरत के भाई की लड़की है। इधर राजा पूरी रात उस लड़की के बारे में सोचते रहे। रात भर राजा को नींद नहीं आई। बार बार उस लड़की का चेहरा राजा की आंखों के सामने झुक रहा था।
सवेरा होते ही राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री, वह लड़की बहुत सुंदर है, उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी, उसके बिना तो अब मैं रह नहीं पाऊंगा। तुम एक काम करो, कुछ लोगों को साथ ले जाकर उस बूढ़ी औरत के घर जाओ और उस लड़की के साथ मेरे विवाह की बात करो। राजा के कहने पर राजा का मंत्री अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर उस लड़की का हाथ मांगने उस बूढ़ी औरत के घर जाता है और सारी बात उस दाई को बताता है कि हमारे राजा साहब आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं, आपकी पुत्री को राजा साहब अपनी रानी बनाना चाहते हैं। यह सुनते ही उस दाई के एकदम से होश उड़ गए। दाई मन में सोचने लगी, हे भगवान, यह कैसा अनर्थ होने जा रहा है, आखिर अब मैं क्या करूं? यह कन्या तो उस राजा की बेटी है और राजा इस बात को नहीं जानता है। उस दाई ने मंत्री से साफ इनकार करते हुए बोली, भाई, मैं गरीब स्त्री हूं, मेरी भतीजी राजा साहब के लायक नहीं है, इसलिए आप दोबारा इस रिश्ते को लेकर कभी मेरे घर मत आना। मंत्री ने कहा कि तुम कैसी मूर्ख स्त्री हो, राजा के साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही है। तुझे तो अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि राजा स्वयं तेरी बेटी से विवाह करने को इच्छुक है। मंत्री के बार बार कहने पर भी उस बूढ़ी औरत ने राजा के साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर दिया। अब तो हार कर मंत्री वापस चला आया और राजा को सारी बात बताई कि वह बुढ़िया आपके साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही है। अब दूसरे दिन राजा ने फिर से कुछ लोगों को उस बुढ़िया के घर पर भेजा। उनके द्वारा हजारों तरह के लालच दिए, उसे डराया धमकाया, मगर वह बूढ़ी औरत इस प्रस्ताव के लिए राजी नहीं हुई। यह सुनकर राजा एकदम गुस्से से भर गया। राजा ने उसी समय अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस बूढ़ी औरत को पकड़कर हमारे दरबार में पेश किया जाए। राजा का आदेश पाने के बाद राजा के सैनिक उस बूढ़ी औरत को बंदी बनाकर ले आए। बंदी बनाने के बाद दरबार में लाकर उस बूढ़ी औरत की खूब पिटाई की गई। सैनिकों की मार के वश में बूढ़ी दाई बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सारी सच्चाई राजा को बता दी कि महाराज, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी ही सगी बेटी है। आपकी रानी ने मुझे जब उस बेटी को मारने के लिए दिया तो मैंने उस बेटी को मारना ठीक नहीं समझा। मारने के बजाय मैंने उसे अपने घर में रखकर अपने भाई की बेटी बताकर उसे पालना उचित समझा। मैंने ही आपकी बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है। यदि आप अपनी ही बेटी से विवाह करोगे तो यह बहुत बड़े पाप की बात हो जाएगी। दाई की बात सुनकर राजा हक्का बक्का रह गया। उसने अपना माथा पकड़ लिया, सोचने लगा, हे भगवान, मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था, तूने मुझे इतना बड़ा पाप करने से बचा लिया। अब तो राजा वीरभद्र के लिए और ज्यादा गुस्सा आने लगा। राजा ने अपने बेटे को हुक्म दिया कि बेटा, अपनी बहन को जंगल में ले जाकर इसका सिर काट देना और इसकी दोनों आंखें निकालकर मुझे लाकर दिखाना और इसे वहीं दफना देना। राजा का बेटा था जो उस लड़की का बड़ा भाई था। अपने पिता की ऐसी बातों को सुनने के बाद में एकदम से परेशान हो गया और सोचने लगा कि पिताजी ने मुझे बहुत ही पाप का कार्य सौंपा है। इतने वर्षों के बाद तो मुझे मेरी बहन मिली और उसे मैं अपने ही हाथों से मार डालूंगा। भगवान मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। हे भगवान, यह पाप मुझसे ना करा। अब तो वह मन में सोचने लगा कि किस प्रकार से
मैं अपने हाथों से अपनी बहन का कत्ल करूंगा। किस तरह मैं अपनी बहन की आंखें निकालूंगा। नाग कहता है कि अब तो मजबूर होकर के राजकुमार अपनी बहन को लेकर के जंगल की ओर चलने लगा, क्योंकि उसे जाना ही उसके पिता का जो आदेश था। बहन को जंगल में ले जाते समय अब तो भाई का प्यार बहन के लिए उमड़ पड़ा और कहने लगा, बहन, किसी भी सूरत में मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें यहीं जंगल में छोड़ देता हूं। अब आगे तुम्हारी किस्मत कि वह तुम्हारे साथ क्या करती। तब बहन ने कहा, भाई, तुम मुझे मार दो और मारकर मेरी आंखें निकालकर पिताजी को ले जाकर दिखा दो, और यदि तुम मेरी आंखें निकाल करके नहीं ले जाओगे तो पिताजी तुम्हें भी मार देंगे। दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं, मानो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, लेकिन अब उसके भाई ने निश्चय कर लिया कि वह अपनी बहन को नहीं मारेगा। उसने अपनी बहन को समझाया कि बहन, मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़े जा रहा हूं, आगे भगवान मालिक है कि वह तुम्हारे साथ क्या करेगा। मैं तो कोई ना कोई बहाना पिताजी के सामने बना दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी बहन को वहीं जंगल में छोड़ दिया और आगे के लिए चल पड़ा। आगे उसने एक हिरण का शिकार किया और उसकी दोनों आंखें निकाल ली। उसके बाद वह अपने पिता के पास पहुंचा और हिरण की दोनों आंखें दिखाते हुए कहा, पिताजी, मैंने अपनी बहन को मारकर एक नदी में फेंक दिया है। यह सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। इधर रानी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, क्या तू सच में अपनी बहन को मारकर आया है? तब राजकुमार कहता है कि मां, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने अपनी बहन को नहीं मारा, बल्कि मैं उसे जंगल में छोड़कर चला आया हूं। अब उसकी मां भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे बेटे को सद्बुद्धि दी। मेरी बेटी जंगल में अकेली भटक रही है और उसे ऐसी जगह पर लगा देना कि उसके जीवन की नैया पार हो जाए। जब उसे जन्म दिया है तो वह अपना पूरा जीवन जीकर ही मृत्यु को प्राप्त हो। राजकुमारी उस सुनसान जंगल में फल फूल खाकर धीरे धीरे करके अपना गुजारा करने लगी। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। अब एक दिन उस जंगल में एक दूसरे राज्य का राजा प्रताप सिंह शिकार खेलने के लिए आया। इधर राजकुमारी पेड़ से फल तोड़कर खा रही थी। उसे घोड़े की आवाज सुनाई दी तो राजकुमारी घनी झाड़ियों के बीच छुपकर बैठ गई। संयोग से राजा उन झाड़ियों के पास वाले वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करने के लिए बैठ गए। अचानक से राजा की नजर उन झाड़ियों के बीच गई। उसने देखा कि झाड़ियों के बीच कोई बैठा है। किसी मनुष्य की आकृति नजर आ रही थी। राजा ने फौरन आवाज लगाई कि तुम कौन हो और इन झाड़ियों के बीच में क्या कर रहे हो? बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। राजा की बात सुनकर वह राजकुमारी उन झाड़ियों से बाहर निकली। एक स्त्री को देखकर राजा आश्चर्यचकित था कि इस जंगल के बीचों बीच में स्त्री क्या कर रही है। जरूर किसी दुख की मारी होगी। जब वह स्त्री राजा प्रताप सिंह के सामने आई, राजा ने जब उसकी सुंदरता को देखा तो उसे देखता ही रह गया। सोचने लगा कि इतनी सुंदर स्त्री को कौन इस जंगल में छोड़ गया है, यह तो हमारी रानी बनने के योग्य है। तब राजा ने अपने बारे में उस राजकुमारी को बताया और बोला, हे सुंदरी, तुम जो भी हो उससे मुझे कुछ मतलब नहीं। अब मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। राजा की बात सुनने के बाद में वह राजकुमारी भी उसकी पत्नी बनने के लिए राजी हो जाती।
राजा उस लड़की को अपने घोड़े पर बिठाकर अपने राज्य में पहुंचता है तो वह सबसे पहले अपने एक बुजुर्ग मंत्री के घर पहुंचा और उस लड़की को बुजुर्ग मंत्री के घर छोड़ दिया और उससे कहा कि आप ऐसा समझो कि यह तुम्हारी बेटी है और मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। यदि मैं इसे ऐसे ही अपने महल में ले जाता हूं तो लोग कहेंगे कि राजा किसी कुंवारी कन्या को भगा लाया है। मैं इससे विधि विधान के अनुसार विवाह करके अपने घर ले जाना चाहता हूं। तब तक यह तुम्हारे घर तुम्हारी बेटी बनकर रहेगी और मैं कल कुछ लोगों के साथ तुम्हारे घर पर रिश्ता मांगने आऊंगा। तब मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, जब आपका मन करे तब आप इससे विवाह करके ले जाना, मैं तब तक इसका ठीक से ख्याल रखूंगा। अगले दिन राजा कुछ मंत्री सेनापति को साथ लेकर उस बूढ़े मंत्री के घर पर गए और उस राजकुमारी का अपने राजा के लिए हाथ मांगा। फिर उसके बाद एक दो दिन में उसका विवाह भी हो गया। विवाह करने के बाद राजकुमारी राजा प्रताप सिंह की पत्नी बनकर राजमहल में रहने लगी। अब तो दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। राजा सुंदर रानी पाकर खुश था और राजकुमारी घर और पति पाकर। वह नाग नागिन से कहता है कि शादी के बाद भी राजा ने अपनी पत्नी से कभी उसका परिचय नहीं पूछा। इसी प्रकार दोनों को एक साथ रहते रहते 2 वर्ष बीत गए। कुछ दिनों के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब तो राजा प्रताप सिंह और भी ज्यादा प्रसन्न रहने लगा। एक दिन राजा ने अपनी रानी से पूछा कि अब हम दोनों माता पिता बन चुके हैं, हमारा संबंध अटूट हो गया है। अब तो तुम मुझे अपने कुल खानदान और अपने अतीत के बारे में बताओ। तब राजकुमारी ने किसी प्रकार से उस बात को टाल दिया। इसी प्रकार से कुछ समय और निकला। रानी ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने फिर से अपनी रानी से वही बात दोहराई, लेकिन राजकुमारी अपने बीते कल की बातें अपने पति को नहीं बताना चाहती थी। लेकिन राजा ने उनका अतीत जानने की बहुत इच्छा जताई। रानी भी जानती थी कि राजा साहब उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तब राजकुमारी ने राजा के पूछने पर अपने जीवन की सारी कहानी राजा को कह सुनाई। जब राजा ने राजकुमारी के मुख से ऐसी दुख भरी दास्तान सुनी तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। राजा उसके पिता को धिक्कारने लगे। राजा कहने लगे कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलने ले चलूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उस राजकुमारी ने अपने पिता से मिलने से इनकार कर दिया। राजा ने बहुत आग्रह किया कि तुम्हें एक बार अपने पिता से जरूर मिलना चाहिए। राजा के बार बार निवेदन करने पर रानी अपने पिता से मिलने को तैयार हो गई। अगले दिन राजा ने राजा वीरभद्र के यहाँ जाने का निश्चय किया। इधर राजा ने अपने सैनिकों से कहकर रथ सजवाया गया। जाने की पूरी तैयारी हो गई। अब राजा के पास एक जरूरी काम आ गया। राजा को बहुत जरूरी अपने दूसरे शहर में जाना। राजा ने अपने मंत्रियों सेनापति से कह दिया कि तुम सेना की एक टुकड़ी लेकर रानी के साथ चले जाओ, मैं अपना काम निपटाकर वहीं पहुंच जाऊं। इस प्रकार राजा प्रताप सिंह ने अपने मंत्रियों सैनिकों के साथ में अपनी रानी को राजा वीरभद्र के राज्य को रवाना कर दिया और रानी को समझा दिया कि अपने पिता के यहां जाकर तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले तुम्हारे माता पिता के यहां पहुंच जाऊंगा। इधर राजा का मंत्री और सेनापति सेना की एक टुकड़ी लेकर राजकुमारी के साथ राजा वीरभद्र के राज्य की तरफ चल पड़े। आगे वह नाग कहता है कि राजा प्रताप सिंह के राज्य से राजा वीरभद्र का राज्य काफी दूर था, इसलिए उन्हें चलते चलते रास्ते में ही उन्हें शाम हो गई।
इसलिए रात भर वहीं रुकने का निश्चय किया। सैनिक रात रुकने के लिए अपना डेरा तंबू लगाने लगे। जहां पर राजकुमारी का डेरा लगाया गया था, उसी जगह पर मंत्री ने भी अपना डेरा लगा दिया। अपने डेरे के बराबर में मंत्री का डेरा देख करके राजकुमारी ने कहा, मंत्री, क्या तुम जानते हो कि मैं एक राजा की बेटी हूं और एक राजा की पत्नी भी, तो फिर मेरे बराबर तुम अपना डेरा क्यों लगा रहे हो? अपना डेरा ले जाकर कहीं दूसरी जगह लगाओ। तब मंत्री ने कहा, रानी साहिबा, महाराज ने हमें आपकी देखरेख के लिए भेजा है। यदि आपको और आपके बच्चों को कुछ हुआ तो हम राजा को क्या जवाब देंगे? इस प्रकार राजकुमारी के बार बार मना करने पर मंत्री बिल्कुल नहीं माना। इधर शाम को सबने खाना खाया। रात्रि का समय हो गया। सभी लोग पैदल यात्रा चलकर आए थे। परेशान होने के कारण वे जल्दी ही सो गए। इधर रात्रि के दूसरे पहर में मंत्री राजकुमारी के डेरे में घुस आए। जैसे ही मंत्री राजकुमारी के डेरे में घुसा तो तुरंत ही राजकुमारी उठकर बैठ गई। वह मंत्री की बुरी मनसा को भांप गई। जैसे ही मंत्री को राजकुमारी ने अपने डेरे में देखा तो राजकुमारी एकदम से ललकार कर बोली, खबरदार जो मुझे छुआ तो डेरे से तुरंत बाहर निकल जाओ। रानी ने मंत्री को बार बार अपने डेरे से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन मंत्री ने कोई बात नहीं मानी। मंत्री धीरे धीरे राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगा। राजकुमारी बोली, दुष्ट मंत्री, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम यह क्या करने जा रहे हो? भलाई चाहते हो तो अभी डेरे से बाहर निकल जाओ। उस मंत्री ने राजकुमारी की एक नहीं सुनी। तब राजकुमारी ने अपने दोनों बेटों को मंत्री के सामने कर दिया और बेटों को सामने खड़ा करने के बाद में राजकुमारी ने मंत्री के लिए भगवान और अपने बेटों की दुहाई दी। लेकिन मंत्री पीछे हटने को तैयार नहीं। उस मंत्री के दिमाग में शैतान घुस चुका था। वह वासना में अंधा हो चुका था। उसे इस समय कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसके दिल और दिमाग में इस समय रानी का सुंदर चेहरा बसा हुआ था। मंत्री एकदम आगे बढ़ा और अपनी तलवार निकालकर राजकुमारी के दोनों बेटों का सिर धड़ से अलग कर दिया। बेटों का सिर काटने के बाद में राजकुमारी समझ गई कि दुष्ट मंत्री अब नहीं मानेगा। तो उसने अपनी लाज बचाने के लिए कुछ नरम रुख अपनाते हुए कहा कि तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आती हूं। उसके बाद में जो तुम्हारे मन में हो वह तुम कर ले। अब तो राजकुमारी वहां से भाग निकली और भागते भागते वह एक जंगल में चली गई। आगे जाकर उसे एक गहरी नदी दिखाई दी। अब तो राजकुमारी मन में कर लिया कि जब मेरी संतान ही नहीं रही, मेरे बच्चे ही नहीं रहे, तो फिर ऐसे में मैं जीकर क्या करूंगी। ऐसा निश्चय करके मरने के उद्देश्य से उस नदी में कूद गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि जंगल के छोर पर नदी बहती हुई जा रही थी। इधर सुबह हो चुकी थी। उस नदी में दो सन्यासी महात्मा स्नान करने आए। उसी समय उन सन्यासी महात्माओं ने देखा कि कोई औरत इस नदी में बहते हुए हमारी तरफ आ रही है। तो उन दोनों सन्यासियों ने उसे बाहर निकाल लिया। इधर जब राजकुमारी को होश आया तो सामने दो साधुओं को देखकर राजकुमारी और घबरा गई। राजकुमारी मन में सोचने लगी कि बड़ी मुश्किल से तो मंत्री से जैसे तैसे छुटकारा मिला, अब यहां इन दो सन्यासियों ने मुझे घेर लिया। उस राजकुमारी को देखकर अब तो वह दोनों महात्मा आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगे, एक दूसरे को धक्का देकर कहने लगे, ये राजकुमारी मेरी है। दूसरा कहने लगा, ये राजकुमारी मेरी है।
उनकी बातें सुनकर राजकुमारी और भी ज्यादा डर गई। सोचने लगे कि अब तो मैं यहां और भी बड़ी मुसीबत में फंस गई। अब वह दोनों महात्मा में सहमति हुई कि हम अपने गुरु के पास इस राजकुमारी को लेकर चलते हैं। वही हमारा फैसला करेंगे कि यह राजकुमारी किसके साथ रहेगी। वे दोनों राजकुमारी को लेकर अपने गुरुजी के पास पहुंचे। उन दोनों ने राजकुमारी को देखते हुए अपनी इच्छा जाहिर की। आगे नाग नागिन से कहता है कि उन सन्यासियों के जो गुरु थे वह बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी संत थे। उन्होंने उस स्त्री को देखकर ही समझ लिया था कि यह स्त्री कोई राजघराने से। गुरु ने अपने शिष्यों को एक स्त्री के पीछे आपस में लड़ते देखा तो गुरुजी उन्हें समझाने लगे कि देखो तुम दोनों भाई और तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इसलिए तुम एक काम करो, इसे दोनों अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लो। यदि यह तुम्हारी बहन बनकर तुम्हारे आश्रम में रहेगी तो एक न एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इस प्रकार से गुरु के समझाने पर उनके समझ में आ गई और उन्होंने उस रानी को अपनी बहन बना लिया। नाग कहता है कि वह साधु उसके ही पिता राजा वीरभद्र के राज्य में रहा करते थे। अब तो राजकुमारी को पता चल चुका था कि वह अपने पिता के राज्य में प्रवेश कर चुकी है। रानी उन्हीं महात्माओं के आश्रम में रहने लगी। उसके दोनों भाई रोज भिक्षा मांग कर लाते थे, तब उनका खाने पीने का प्रबंध होता था। एक दिन राजकुमारी ने अपने दोनों भाइयों से कहा कि तुम दोनों राजा के पास जाओ और राजा से कहना कि हमारी बहन आपके दरबार में किस्सा सुनाना चाहती है। यदि राजा साहब मान जाएं, तो मैं रोज उन्हें किस्सा सुना दिया करूंगी, जिससे तुम्हें भिक्षा नहीं मांगनी पड़ी। क्योंकि राजकुमारी को पता था कि हमारे पिता को किस्सा सुनना बहुत अच्छा लगता है। अब तो दोनों योगी भिक्षा के बहाने राजा वीरभद्र के दरबार में पहुंच गए। उन्होंने राजकुमारी के द्वारा कही बात राजा के सम्मुख जाकर रखी। उन दोनों योगियों की बात सुनने के बाद राजा ने तुरंत ही उन्हें रजामंदी दे दी। अब तो अगले दिन वे दोनों योगी अपनी बहन को लेकर राज दरबार में पधारे। उस समय राजकुमारी योगियों के भेष में थी, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं पाया। जब उसने राज दरबार में किस्सा सुनाया तो सब लोग बड़े ध्यान से सुनने लगे। राजा को उस लड़की का किस्सा बहुत पसंद आया। अब उन योगियों को तो इनाम देकर भेज दिया, लेकिन उस लड़की को किस्सा सुनाने के लिए अपने महलों में रख लिया। फिर पता नहीं उन दोनों भाइयों को क्या समझ में आया, वे दोनों बीच रास्ते से ही लौट आए और राजा से बोले, महाराज, हम चाहते हैं कि आप हमारी बहन को हमारे ही साथ रहने दें। जब भी आपका किस्सा सुनने की इच्छा होगी, हम उसे ले आए करेंगे, क्योंकि वह बचपन से ही हम लोगों के साथ में पली बड़ी। जंगल में रहकर उसने जीवन काटा है, यहां पर अकेला महसूस करेगी। राजा ने उन योगियों की बात को समझा और उस लड़की को उनके साथ भेज दिया। अब तो वह रोज अपने भाइयों के साथ राजा के दरबार में किस्सा सुनाने आया करती। इस प्रकार वह राजकुमारी रोज राजा से कहानी सुनाने के बाद में इनाम पाती और अपने दोनों योगी भाइयों के साथ वापस लौट जाती। अब तो धीरे धीरे उन सन्यासियों के दिन भी बदल गए। पहले योगी नगर जाकर भिक्षा मांगते थे, अब तो उन्हें राजा से ही इतना धन प्राप्त हो जाता था कि जिससे भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। उधर राजा प्रताप सिंह
अपने मंत्री और सैनिकों से आकर मिला तो उसने अपनी पत्नी और बच्चों को वहां पर नहीं देखा। राजा ने मंत्री और सेनापति से अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा तो मंत्री सेनापति एक साथ एक स्वर में मिलकर बोलने लगे, महाराज हमें क्षमा करना, आपकी रानी रानी नहीं थी, वह तो एक डायन थी। आपके दोनों पुत्रों को मारने के बाद में वह रानी यहां से भाग गई। उन्होंने इस प्रकार से कहा कि राजा प्रताप सिंह को विश्वास हो गया था। उसने सोचा कि अगर कोई झूठ बोलेगा तो एक बोलेगा, दूसरा क्यों बोलेगा। अब राजा प्रताप सिंह बोले कि अब तो हम उसके पिता राजा वीरभद्र के पास जरूर जाएंगे। अब राजा प्रताप सिंह अपने सेनापति और मंत्री के साथ अपनी पत्नी के पिता के पास जाता है। नाग नागिन से कहता है कि इधर अगले दिन राजकुमारी राजा को किस्सा सुनाने के लिए उनके राज दरबार में आई तो उसने अपने पति, मंत्री और सेनापति को वहीं बैठे हुए देखा। तब राजकुमारी ने सोचा कि आज तो यह सभी यहां पर उपस्थित है तो किस्सा सुनाने में ज्यादा आनंद आएगा। अब राजकुमारी पर्दे की आड़ में अपनी जगह पर आकर बैठ गई और राजा से कहने लगी, राजा साहब आज मैं आपके लिए बहुत ही दर्द भरी कहानी लेकर आई। मैं कहानी शुरू करूं उससे पहले यदि किसी को कोई जरूरी काम है तो अभी दरबार से उठकर जा सकता है। किस्सा सुनाने के दौरान यदि कोई व्यक्ति बीच में उठकर जाएगा तो मैं उसी समय अपना किस्सा सुनाना बंद कर दूंगी। तब राजा ने जवाब दिया कि बेटी तुम सुनाओ, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। राजा ने सबको कह दिया कि कोई भी किस्सा पूरा होने तक बीच में दरबार से उठकर नहीं जाएगा। अब तो राज दरबार के सभी दरबारी किस्सा सुनने के लिए बैठ गए। उनमें उसका पति और वह विश्वासघाती मंत्री भी था। अब तो राजकुमारी ने राजा के दरबार में अपना किस्सा शुरू कर दिया। राजकुमारी कहने लगी, महाराज किसी देश में एक राजा रहा करता था जो बड़ा ही जालिम राजा था। उस राजा को अपनी पुत्री से बहुत ज्यादा नफरत थी। एक दिन उसके यहां एक बेटी ने जन्म लिया तो उसने अपनी बेटी को अपने बेटे के हाथ जंगल में मरवाने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने बेटे के लिए हुक्म दिया था कि उस बेटी को मारने के बाद उसकी आंखें निकाल लेना और वह आंखें निकालकर मुझे लाकर दिखाना। अब तो राजा वीरभद्र उसकी कहानी को सुनने के बाद में सोचने लगे कि यह तो मेरा ही किस्सा है। उन जोगियों को राजा कुछ मोहरें फेंकते हुए बोले कि इस किस्से को अंत तक जरूर सुनाया जाए। फिर राजकुमारी आगे कहने लगी, महाराज जब उसका भाई उसे मारने के लिए जंगल में ले गया तो उसने उस बहन को नहीं मारा और जंगल में अपनी बहन को छोड़कर वापस राजभवन के लिए लौट आया। अब यह जानकर के राजा थोड़ा प्रसन्न हुआ। राजा मन में सोचने लगा, शायद हो सकता है कि आज भी मेरी बेटी जिंदा हो। इधर राजकुमारी अपना किस्सा को सुनाती हुई आगे बोली कि जब उसका भाई उस लड़की को जंगल में छोड़ आया तब वह बेचारी भूखी प्यासी उस सुनसान जंगल में इधर उधर भटकने लगी। भूख लगने पर वृक्षों के पत्ते और फल फूल खा लिया करती थी। इसी तरह से वह अपने आप को जीवित रखती थी। एक दिन कहीं से घूमता हुआ घोड़े पर सवार एक आदमी आया। वह आदमी किसी देश का राजा था। उसकी नजर जब उस लड़की पर पड़ी तो वह राजा उसे अपने राज्य ले गया और बिना कुछ जाने राजा ने उस लड़की से विवाह कर लिया। इसी बीच अपनी कहानी को सुनकर राजा प्रताप सिंह समझ गया कि यह तो उसका ही किस्सा है।
उसने भी खुश होकर के कुछ मोहरें योगियों के पास फेंकी और बोला, यह किस्सा जारी रखा जाए और यह किस्सा अंत तक होना चाहिए। अब आगे राजकुमारी कहने लगी, अब तो वह लड़की किसी राजा की रानी बन चुकी थी। राजा की रानी बनने के बाद में उस लड़की की कोख से 2 बेटों ने जन्म लिया। एक दिन उसके पति ने अपनी पत्नी से उसके जीवन की पूरी घटना पूछी कि तुम कौन हो और उस जंगल में क्यों भटक रही थी। तब उस लड़की ने अपने पिता की हकीकत अपने पति को बताई। यह सुनकर उसका पति बड़ा दुखी हुआ। उस लड़की का पति दिल का बहुत अच्छा इंसान था। यह जानकर कि उसकी पत्नी का पिता एक राजा है, तो उसे उसके पिता से मिलने के लिए उस राजा ने अगले दिन तैयारी की। लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने अपनी पत्नी और बेटों की सुरक्षा के लिए स्वयं में जाकर अपने मंत्रियों सेनापतियों को उसके साथ भेज दिया और यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। राजकुमारी राजा वीरभद्र के दरबार में अपना किस्सा सुना रही थी। इधर राजा प्रताप सिंह उसे बड़े ध्यान से सुन रहे थे। आगे रानी कहती है कि महाराज, अब उस राजा ने अपनी पत्नी और बच्चों को मंत्री और सेनापति के साथ भेज दिया। सफर ज्यादा लंबा था। चलते चलते जब रास्ते में सूर्यास्त हो गया तो उन्होंने वहीं रुकने का निश्चय किया। मंत्री ने अपना डेरा रानी के डेरे के बराबर में लगवाया। रानी ने इसका विरोध किया पर वह नहीं माना। इधर रात्रि के समय मंत्री ने उस राजकुमारी के डेरे में घुस आया। राजकुमारी के बार बार निवेदन करने पर भी वह दुष्ट मंत्री नहीं माना। उस दुष्ट मंत्री को उस राजकुमारी ने अपने बच्चों का वास्ता दिया, लेकिन उस दुष्ट मंत्री ने उसके दोनों बेटों का भी कत्ल कर दिया। अब रानी अपना धर्म निभाने के लिए मंत्री से बहाना बनाकर किसी न किसी तरह से वह राजकुमारी अपनी जान बचा करके वहां से जंगल में भाग निकली और वहां से एक नदी में कूद गई। लेकिन उसकी किस्मत ने वहां पर भी उसका साथ नहीं दिया। वह बेचारी जिंदा बच गई। उस नदी में वह वहां बहते बहते जंगल के दूसरे छोर पर जोगियों के हत्थे चढ़ गई और उन जोगियों ने भी उस राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाना चाहा, परंतु उनके महान बुद्धिमान गुरु ने उन सन्यासियों से यह पाप होने से बचा लिया और गुरुजी के बार बार समझाने पर सन्यासियों ने उस राजकुमारी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर वो भाई बहन अपने यहां जो राजा था उस राजा के यहां पर किस्सा सुनाने के लिए रोज अपनी बहन को ले जाने लगे। इतनी कहानी सुनाने के बाद में वह राजकुमारी अपना घूंघट हटाकर राजा के सामने आकर खड़ी हो गई। अपनी पुत्री को देखकर राजा वीरभद्र उसे पहचान गए और उधर अपनी पत्नी को देखकर राजा प्रताप सिंह की आंखें भर आई। पत्नी को सामने देखकर राजा प्रताप सिंह बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख उससे खाई जा रहा था। राजा प्रताप सिंह ने राजा वीरभद्र से आज्ञा मांगी कि महाराज, मेरा मंत्री और सेनापति मेरे ही शत्रु हैं। मैं इन दोनों को सजा देना चाहता हूं। प्रताप सिंह ने उन दोनों के सिर काट दिए। उन पापियों को उनकी करनी का दंड मिल चुका था। इधर राजा वीरभद्र ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और बार बार उससे अपने किए की क्षमा मांगने लगा। बेटी ने अपने पिता को क्षमा कर दिया। इस प्रकार से राजकुमारी अपने पति के साथ कुछ दिन तक अपने पिता के घर पर रही। फिर उसके बाद बड़ी हंसी खुशी के साथ उसके पिता ने अपनी बेटी की बड़ी धूमधाम से विदाई की। राजा प्रताप सिंह अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य लौट आया और हंसी खुशी के साथ समय व्यतीत करने लगा। कुछ समय बाद रानी ने एक बेटे को और जन्म दिया। अब तो उनकी खोई हुई खुशी वापस आ चुकी थी।
नाग आगे कहता है कि चाहे कोई कितना ही सगा क्यों ना हो, अपनी जवान स्त्री, जवान बहन बेटी को किसी दूसरे पर भरोसा करके उसके साथ नहीं भेजना चाहिए और ना ही उसके पास छोड़ना चाहिए, चाहे वे कितना ही वफादार और विश्वास पात्र हो। मगर जब वासना दिमाग पर हावी होती है तो सारी वफादारी, सारा विश्वास धरा रह जाता है। दोस्तों, राजकुमारी की दुखभरी कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।